अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड वेलकम बैक। आज की वीडियो में बात करेंगे जापान बिजनेस वीज़ा और हाई स्किल्स प्रोफेशनल वीज़ा की नई पॉलिसी और रूल्स के बारे में। अगर आप ऑलरेडी जापान में बिजनेस कर रहे हैं या जापान में बिजनेस शुरू करने का इरादा रखते हैं, जापान में जॉब कर रहे हैं या फिर स्किल्स प्रोफेशनल वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ जापान ने बिजनेस वीज़ा और स्किल्स प्रोफेशनल वीज़ाज़ की पॉलिसी में बहुत ज़्यादा चेंजेस की हैं। ये पॉलिसीज़ पिछले साल से इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं और इन तरामीम से मुताल्लिक़ जापान में कारोबार करने वाले अफराद का मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया है। इस पॉलिसी के कुछ ऐसे शराइत पर तफसील से बात करेंगे जिनमें बहुत ज़्यादा सख्तियाँ की गई हैं, और इन नए शराइत को जानने और समझने के बाद आपने ये फ़ैसला करना है कि गवर्नमेंट ऑफ जापान ने गैर मुल्की सरमायाकारों की मुश्किलात में इजाफ़ा किया है या आसानियाँ की हैं। वीडियो में बताऊंगा कि इसका हल क्या है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव एंड प्रोग्रेसिव वीडियोज़। व्यूअर्स, पहले जापान का बिज़नेस वीज़ा हासिल करना बहुत आसान था। ये वीज़ा हासिल करने के लिए आप तकरीबन $30,000 शो करते, घर के एक कमरे में ऑफिस बनाते, कंपनी रजिस्टर करते और आपको बिज़नेस वीज़ा इशू कर दिया जाता था। और इसी वजह से ज़्यादातर गैर मुल्की अफराद सिर्फ वीज़ा हासिल करने के लिए और जापान में रेजिडेंट हासिल करने के लिए पेपर कंपनीज़ या कागज़ी कंपनियां बनाते थे। इसके अलावा क्योंकि मैं ख़ुद भी जापान में रह चुका हूं, तो मैं आपके साथ अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन शेयर करूंगा कि लोग जापान का वीज़ा हासिल करने के लिए क्या कुछ करते हैं। बहरहाल, जब गवर्नमेंट ऑफ जापान ने इस मामले की तहकीकात की तो पता चला कि जापान में कारोबार करने वाले 85% से ज़्यादा गैर मुल्की अफराद ने पेपर कंपनीज़ या कागज़ी कंपनियां बना रखी हैं, जिसका जापानीज़ इकॉनमी को कोई फ़ायदा नहीं है, जिसकी रोकथाम के लिए जापान की इमिग्रेशन सर्विसेज एजेंसीज़ ने अपनी वीज़ा पॉलिसी में ये सख्त तब्दीलियाँ की हैं, जिन्हें पूरा किए बगैर अब जापान का बिज़नेस वीज़ा या स्किल वीज़ा नहीं मिलेगा और ना ही रिव्यू होगा। तो चलिए बारी बारी इन तमाम तरामीम को डिटेल से डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे बड़ी तब्दीली कम से कम सरमायाकारी के हद में की गई है, जिसमें तकरीबन 6 गुना इजाफा किया गया है। कम से कम सरमायाकारी या मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की हद 50 लाख येन यानी तकरीबन $30,000 से बढ़ाकर 30 मिलियन येन यानी तकरीबन $1,90,000 कर दी गई है, विच इज़ द ह्यूज अमाउंट एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस रिक्वायरमेंट। ये अमाउंट आपने सिर्फ बैंक बैलेंस के तौर पर शो नहीं करना, बल्कि ये आपके एक्चुअल बिजनेस में इन्वेस्ट होना चाहिए, जिसमें कि ऑफिस रेंट, एम्प्लॉय सैलरीज, मशीनरी और अदर एक्सपेंसेस काउंट होते हैं। गवर्नमेंट का कहना है कि इस इक़दाम का मकसद सिर्फ संजीदा और स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस को प्रमोट करना है। मकामी रोज़गार को फ़रोग़ देने के लिए गवर्नमेंट ने दूसरी शर्त ये लगाई है कि अब कोई भी गैर मुल्की अकेले कारोबार नहीं कर सकेगा। इन्हें अपनी कंपनी में कम से कम एक जापानी वर्कर लाजमी रखना होगा। ये मुलाजिम जापानी शहरी, जापान का मुस्तकिल रिहायशी या जापानीज़ स्पाउस हो सकता है, और इस मुलाजिम की सैलरी, रजिस्ट्रेशन और रिहाइश की कंप्लीट डिटेल इमिग्रेशन ब्यूरो में जमा करनी होंगी। गवर्नमेंट ऑफ जापान ने नई पॉलिसी में कारोबारी काबिलियत पर भी जोर दिया है। अगर आप बिजनेस मैनेजर या स्किल्स प्रोफेशनल वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास बिजनेस या रिलेटेड फील्ड में मास्टर्स की डिग्री या कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। इस तरमीम का मकसद बिजनेस के मैदान में एजुकेटेड और वेल ट्रेंड अफराद को आगे लाना है। अब बिजनेस या स्किल्स वीज़ा के लिए आपको खुद या आपके वर्कर को JLPT N2 लेवल का अहल होना ज़रूरी है, ताकि कारोबारी मामलात को बखूबी निपटाया जा सके। अब वो लोग जो जापानीज़ लैंग्वेज नहीं समझते, उनके लिए जापान का बिज़नेस वीज़ा या स्किल्स वीज़ा हासिल करना या रिन्यू करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अब इस किस्म की वीज़ा के लिए JLPT N2 लेवल या जापान बिजनेस टेस्ट में मोर देन 40 पॉइंट्स की शर्त रखी गई है, जिसका प्रूफ इमिग्रेशन में दिखाना होगा। इस पर गवर्नमेंट ऑफ जापान का कहना है कि अगर आप जापान में बिज़नेस करना चाहते हैं या जापान में रहना चाहते हैं, तो यू मस्ट हैव टू एडॉप्ट जापानीज़ लैंग्वेज एंड कल्चर। सर्टिफाइड बिजनेस प्लान का शर्त। अब आप खुद से 8-10 पेजेस का बिजनेस प्लान बनाकर जमा नहीं कर सकते।
کیونکہ گورنمنٹ نے بزنس پلان کے اصول میں بھی کافی سختی کر دی ہے۔ اب آپ کو اپنا بزنس پلان کسی لائسنس یافتہ کنسلٹنٹ، سی پی اے یا ٹیکس کنسلٹنٹ سے ویریفائی کرنا لازمی ہوگا، جس میں وہ یہ چیک کریں گے کہ آپ کا بزنس ریئلسٹک ہے، نمبر صحیح ہے اور آپ کا بزنس جاپان کے نئے قوانین کے مطابق چل رہا ہے۔ آفس ریکوائرمنٹ کی شرط: اب ورچوئل آفس، گھر کو بطور آفس استعمال کرنا یا کسی کے ایڈریس پر برائے نام آفس الاؤڈ نہیں ہوگا۔ آپ کو پراپرلی ایک کمرشل آفس لیز کرنا ہوگا اور ساتھ میں لائسنس، ٹیکس، سوشل انشورنس اور امپلائی سیلریز کی تمام ڈیٹیل بھی آپ کو جمع کرنا لازمی ہوگی۔ یہ تمام ترامیم صرف نئے امیدواروں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان ترامیم کا اطلاق ان تمام افراد پر بھی ہوگا جو پہلے سے بزنس یا اسکلز ویزا رکھتے ہیں۔ البتہ ان کو فی الحال یہ ریلیف دیا گیا ہے کہ گورنمنٹ نے انہیں 16 اکتوبر 2028 تک 3 سال کا گریس پیریڈ دیا ہوا ہے تاکہ اس مدت میں یہ تمام شرائط پوری کی جا سکیں۔ لیکن اگر اس پیریڈ کے بعد بھی کوئی بزنس مین یا اسکل ویزا کے حامل افراد ان شرائط کو پورا کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو ان کا ویزا رینیو نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص زیادہ عرصے کے لیے جاپان سے باہر رہتا ہے اور اس دوران کمپنی میں کام نہیں ہوتا تو اس قسم کے کاروبار کو بھی امیگریشن حکام ختم تصور کریں گے اور ان کا ویزا بھی رینیو نہیں ہوگا یا ان کا ویزا منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جاپان میں کمپنی کھول کر صرف ویزا حاصل کرنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ حقیقت میں کمپنی رن کرنا بھی ضروری ہے۔ یعنی اب جاپان صرف ان سنجیدہ سرمایہ کاروں کو ہی ویلکم کرے گا جو وہاں کی زبان، قانون اور کاروباری ماحول سے مطابقت رکھتے ہوں۔ If you want Japan business visa or skill professional visa, you must prepare yourself according to the new visa policy۔ میرے خیال میں حقیقی کاروبار کرنے والے افراد کے لیے یہ ترامیم خوشائن ہے، کیونکہ ان ترامیم سے کمپٹیشن میں بہت زیادہ کمی آئے گی۔ آخر گورنمنٹ آف جاپان کو ان سخت ترامیم کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ میں ایک دفعہ آپ کو پھر بتا دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ان سخت قوانین کی اصل وجہ وہی فیک اور پیپر کمپنیز یا کاغذی کمپنیاں ہیں جو کہ صرف ویزا حاصل کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ ان کا راستہ روکنے کے لیے اور ان کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے گورنمنٹ آف جاپان نے یہ سخت ترامیم انٹروڈیوس کی ہیں تاکہ صرف وہی افراد جاپان میں بزنس کر سکیں جو لوگ جاپان کی اکانومی اور ڈیولپمنٹ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ امینڈمنٹس بظاہر بہت مشکل نظر آتی ہیں، لیکن جو لوگ محنت، تیاری اور پختہ عزم کے ساتھ جاپان جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے جاپان اب بھی دنیا کے بہترین اپرچونٹیز رکھنے والا ملک ہے۔ تو یہ تھی بزنس ویزا سے متعلق میری ویڈیو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔